हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में दृश्य साधन यानी कि वीडियो एड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वो भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि दृश्य साधन यानी कि दृश्य जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती हैं। काफी डिटेल में ये मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंतर्गत। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिक्षण सहायक सामग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपका श्रव्य होता है, दूसरा दृश्य होता है और तीसरा आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां दोनों कंबाइंड होती हैं। तो एक तो मैंने आपको श्रव्य जो सहायक सामग्रियां उसको तो मैंने शिक्षण सहायक सामग्री वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और काफी डिटेल में मैंने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था, माइंड मैप का इस्तेमाल किया था और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप सभी को काफी पसंद आई होगी। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोबारा अगर आप इसको रिवीजन भी करेंगे तो भी आपके माइंड में काफी कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर पहली स्लाइड में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दृश्य साधन होता क्या है। उसके बाद से एक एक करके जितने भी दृश्य साधन होते हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है। सबसे पहले मैंने बताया कि ऐसा साधन जिसे शिक्षार्थी या विद्यार्थी अपनी आंखों से देख सकता है उसे दृश्य साधन सामग्री कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको श्रव्य साधन के बारे में बताया था, ऐसे साधन जिसमें इंफॉर्मेशन आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे हम श्रव्य साधन कहते हैं। लेकिन दृश्य साधन जो नाम दिया गया उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट हो रहा होगा। ऐसी सहायक सामग्री जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो दृश्य साधन के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दृश्य साधन आपको क्लियर हो गया, वीडियो एड्स अच्छे से क्लियर हो गया। यहां पर मैंने आंखें भी लगाई हैं इसलिए कि आपको यह पता चल जाए कि ये ऐसी सहायक सामग्रियां हैं जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया है कि श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, मूक चित्र और चित्र विस्तारक यंत्र आदि जो है आपका दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, मूक चित्र में क्या होता है, जो बच्चे या विद्यार्थी सुन नहीं सकते हैं तो उनको हम संकेत के माध्यम से कोई भी चीज़ बताने का प्रयास करते हैं तो वो उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सारा कुछ आपको बताया। श्यामपट्ट को आप देख सकते हैं, कोई भी चित्र हो, चार्ट हो, उसे देख सकते हैं, मानचित्र को भी आप देख सकते हैं, मूक चित्र को भी आप देख सकते हैं और चित्र विस्तारक यंत्र आदि को भी आप देख सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि दृश्य साधन क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री किस प्रकार की होती हैं। और इसके साथ ही कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दृश्य साधन होंगे उनको मैं माइंड मैप के थ्रू पहले क्लियर करूंगा, फिर एक एक करके उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि दृश्य सामग्री वह सहायक शिक्षण सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। यानी दृश्य के तौर पे हमारी आंखों का हम इस्तेमाल करते हैं दृश्य सहायक सामग्रियों को देखने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि दृश्य सामग्री वह सहायक शिक्षण सामग्री होती है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आंखें। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट रहता भी है तो मैं कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आपको बताता हूं, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं क्लियर करने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूं। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से ही इतना प्रयास करता हूं कि आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए अगली स्लाइड में अब हम देखेंगे जो दृश्य साधन होते हैं अलग अलग तरीके के, उनको देखेंगे, फिर उनको एक एक करके जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो भी श्रव्य साधन के तो इस स्लाइड में आप सभी देख सकते हैं कि एक मैंने माइंड मैप क्रिएट कर रखा है और इस माइंड मैप के थ्रू जितने भी दृश्य साधन हैं जो कि आप टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या शिक्षक इस्तेमाल करते हैं वो सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मैं इस माइंड मैप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं और एक एक करके जितने भी दृश्य साधन हैं, दृश्य सहायक सामग्रियां हैं, उनके बारे में मैं एक एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले हम यहाँ माइंड मैप को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा।
तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक यहाँ पर पिक लगा रखा है। टीचर्स हैं यहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसके अंतर्गत आपका दृश्य साधन आता है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था शिक्षण सहायक सामग्रियों में कि 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। एक तो आपका श्रव्य होता है, दूसरा दृश्य साधन होता है और तीसरा जो आपका होता है दृश्य और श्रव्य साधन दोनों कंबाइंड होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम दृश्य साधन को देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका आता है वो है चार्ट यहाँ पर आता है दृश्य साधन के अंतर्गत। तो चार्ट के माध्यम से कैसे जो है आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसे कि देखिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी में आप बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे कि आप बताते हैं तो कम उनको थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन जैसे ही आप एक चार्ट आप देखते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसपे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर बना हुआ है और उसके अलग अलग पार्ट्स का नाम दिया हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सब कुछ आपको दिखाई देता है। इसीलिए दृश्य साधन या दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आपका चार्ट आ जाता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप हर एक बॉडी के या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी दिखाकर छात्रों को। और जैसे कि ज्योग्राफी के अगर आप टीचर्स हैं, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इट इज अगर आपको किसी स्टेट के बारे में बताना हो, कोई स्टेट कहाँ पर प्लेस है, तो डायरेक्टली आप मानचित्र में आप उसे बता सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए मॉडल्स आपका होता है, प्रतिमान जिसको बोलते हैं। प्रतिमान क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं या जिसके बारे में आप बता रहे हैं जिसको आप जो है साक्षात यहाँ पर ला तो सकते नहीं है, लेकिन आप उसका मॉडल्स जो है बच्चों को दिखाकर सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें आपका ग्लोब भी आता है और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल आते हैं। जैसे कि बायोलॉजी का अगर सब्जेक्ट है तो उसमें हर बॉडी पार्ट्स का अलग अलग मॉडल्स आता है। तो आपको जिस बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके मॉडल्स के थ्रू जो है आप बच्चों को या छात्रों को या विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद से जो आपका इसमें आता है फिल्म स्ट्रिप आता है। ये प्रोजेक्टर की तरह ही होता है और इसमें सारा कुछ जो चित्र होता है, पिक्चर्स होता है, उस स्लाइड के रूप में आप एक एक करके जो है सारा कुछ समझा सकते हैं बच्चों को। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टर का ही एक टाइप होता है। उसके बाद से आपका दृश्य साधन के अंतर्गत आपका ग्राफ्स आ जाता है। अगर डेटा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या ग्रोथ के बारे में अगर आपको बताना है, बर्थ रेट या डेथ रेट के बारे में बताना है, किसी सिटी का या किसी स्टेट का या किसी कंट्री का, तो आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ईयरली किस तरीके से ग्रोथ रही है जनसंख्या में, किस तरीके से जनसंख्या घट रही है। तो ग्राफ के माध्यम से जो है आप दिखा सकते हैं इतना ग्राफ जो है इस सत्र में बढ़ा और इस सत्र में घटा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो रहा होगा। चित्र एवं रेखा चित्र, तो देखिए छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर उसमें इस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई एक फिगर, पूरा फुल फिगर दिया जाता है और उस फिगर को पूरा कंप्लीट कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप में बना रहता है, तो आप उस तरीके से उससे बना सकते हैं। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे हर एक स्लाइड में। फिर उसके बाद से आता है आपका पत्र पत्रिकाएं, यानी कि जिसको मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन में भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन चित्र में जो है आपको देखने को मिल जाता है। चित्र आपको फिगर दिखेंगे उसमें और उसके नीचे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपका आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड देखिए बचपन में हम लोगों ने जैसे कि फ्लैश कार्ड होते थे, जैसे अलग अलग एक्टर्स के जिसको पसंद होते थे उस तरीके के फ्लैश कार्ड होते थे। कोई रेसलर हो गया, मतलब उस तरीके से फ्लैश कार्ड आते हैं। उसी प्रकार टीचिंग में भी जो है फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल होता है। उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फ्लैश कार्ड बनते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है प्लैनेट्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स का ये फ्लैश कार्ड है। तो किसी को याद करना है तो उसका उसमें फिगर बना होगा और उस प्लैनेट का नाम लिखा होगा। तो ये फ्लैश कार्ड के थ्रू जो है भी आप सारे प्लैनेट्स के नाम को याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जितने भी दृश्य साधन के बारे में मैंने आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या कि एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और कुछ भी और नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आपका रह भी गया कि ये साधन कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो आपका एक एक करके जब स्लाइड में मैं एक एक दृश्य साधन को बताऊंगा तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये माइंड मैप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपके दिमाग में सेव हो गया होगा। वीडियो के एंड तक आपको दृश्य साधन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो एड्स जो आपके होते हैं दृश्य साधन, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में सबसे पहले हम चार्ट के बारे में देखेंगे, जो ये आपका दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में चार्ट, ग्राफ्स इत्यादि शिक्षण कार्य के लिए उपयोग
यहाँ पर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब माइंड मैप में मैंने बताया जितने भी दृश्य साधन को, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही चार्ट के संदर्भ में भी बताया, और इसके साथ ही साथ जो मॉडल्स या प्रतिमान होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर आप बता रहे हो, क्लास 10th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हो या 12th में, तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है तो आप तो एज इट इज उसे ला नहीं सकते हो रियलिटी में, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि उसका एक चार्ट आप इस्तेमाल करेंगे। उस चार्ट पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर बना होगा और उसके अलग अलग पार्ट्स का नाम भी दिया होगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने ऐसा इस तरीके से मैंने कंटेंट को तैयार किया कि आप विजुलाइज करके भी देख के समझ सकते हो, और कंटेंट को भी मैंने लिख रखा है, मतलब हर तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक पढ़ाना है तो जैसे ही आप चार्ट पेपर का यहाँ पर या चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर पूरा बना होता है, वैसे ही बच्चे विजुलाइज इसको कर लेते हैं, यानी दृश्य के रूप में देखते हैं। जैसे ही आप बताते हैं कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लिवर है आपका, इस तरीके से जैसे ही आप बताते हो सब कुछ उनको दिखाई देता है, तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है टीचिंग के दौरान। तो ये काफ़ी हेल्प करती है टीचरों की। आपके जो चार्ट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, ये बायोलॉजी से रिलेटेड आपका चार्ट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके होते हैं वहाँ पर आपको चार्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि चार्ट के माध्यम से इच्छित पाठ्य वस्तु का या सूचना को आकर्षक तरीके से छात्रों को समझाया जा सकता है। अब जैसे कि आप बोलते हो तो श्रव्य के रूप में बच्चे सुन तो लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन जब उनको इमेजिन करते हैं कि ये कैसे होता होगा तब वहाँ पे थोड़ी सी समस्या होती है। जैसे ही आप कुछ चार्ट्स या दृश्य का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट या उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि इससे समय की बचत होती है और विद्यार्थी भी इसको बनाने की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं, और एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। अब देखिए आप छात्रों को चार्ट बनाने के लिए भी देते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट्स, जैसे कि अब यही डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने पढ़ा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अब बोलोगे आप बताएंगे कि बच्चे जो है आप डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एक चार्ट बनाकर लाइए और उसमें सारे पार्ट्स को आपको शो करना है, किस पार्ट्स का क्या कुछ नाम है, तो सारा कुछ आपको उसमें लिखना भी है। तो इस तरीके से जब वो चार्ट्स बनाते हैं तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बनाते वक्त भी जानते हैं। तो ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग आपका हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जब आप इस तरीके के आप प्रोजेक्ट देते हैं चार्ट बनाने के संदर्भ में, तो हो सके तो आप एक ही चार्ट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड दे ताकि जो है स्पष्टता बनी रहे, यानी कि कई सारे चार्ट्स आपस में मिल न जाए, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चार्ट्स आपको क्लियर हो गया कि दृश्य साधन के अंतर्गत कैसा यूज है टीचिंग में, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में मैंने दृश्य साधन के अंतर्गत आपको मानचित्र और ग्लोब के बारे में जो है बताने का प्रयास किया है। तो इसे भी हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये टीचिंग में आपको हेल्प करती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि मानचित्र एवं ग्लोब का प्रयोग किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। अब और भी मैं डिटेल में इसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को और वहां पर आपको किसी राज्य के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना है, तो आप वहां पर राजनीतिक मानचित्र जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर देश का अपना एक राजनीतिक मानचित्र होता है और उसमें जो भी क्षेत्र होते हैं उसका पूरी तरीके से डिटेल दिया रहता है कि ये जो है आपका राज्य या स्टेट आपका यहाँ पर है। तो अगर स्टेट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो आप राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भारत का एक मैप लगा रखा है और यहाँ पर आपको किसी स्टेट के बारे में एज इट इज विद्यार्थियों को बताने कि ये स्टेट यहाँ पर है, तो आप उस स्थिति में राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर प्राकृतिक भाग को बताना है कौन सी पहाड़ी, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो उस स्थिति में जो आपका प्राकृतिक मानचित्र होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जलवायु और अलग अलग कंडीशन के मैप जो है बनाए जाते हैं, तो जो भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है उसका आप मैप ले सकते हैं। आप कंट्री का मैप ले सकते हैं, वर्ल्ड मैप भी ले सकते हैं और सारा कुछ आप इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों को मैप के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि वो विजुलाइज करके वो दृश्य के रूप में देखकर समझ सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि मानचित्र और ग्लोब का इस्तेमाल किस प्रकार से आप कर सकते हैं टीचिंग में। इसके बाद से मैंने बताया इसमें कि नक्शे के माध्यम से छात्र किसी क्षेत्र की जलवायु,
प्रकृति, मौसम तथा पर्यावरण जैसे विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कुछ भी मैंने इसमें लिख रखा है उसको मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप जलवायु मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं अगर भारत का, तो उसमें आपको अलग अलग जगहों की क्या जलवायु है, कैसी स्थिति है, सारा कुछ पता चल जाएगा। प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक भाग है, पर्वत, पठार, पहाड़ आपके जो भी हैं, जो वन क्षेत्र हैं, वो आप प्राकृतिक मानचित्र के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य में कितना जो है वनाच्छादित क्षेत्र है, कौन कौन सी पर्वत और पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, तो वो प्राकृतिक मानचित्र के थ्रू आप समझ सकते हैं। मौसम जो है, मौसम मानचित्र आपका होता है, उसके थ्रू समझ सकते हैं। तो ये सारा कुछ समझ सकते हैं कैसे, ग्लोब और मानचित्र के उपयोग से। तो इसका इस्तेमाल जो है टीचिंग में आप कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर मैप का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद से मैंने बताया कि मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन को मानचित्र कला कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल्स है जिसको मैंने बता रखा कि जो मानचित्र बनाना है या उनके अध्ययन को मानचित्र कला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए 2 आयामी है, जबकि उसका त्रिआयामी लघु रूपांतर ग्लोब होता है। तो जो आपका कह लीजिए कि मानचित्र होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, आपका पूरा फ्लैट होता है, उस पर 3 डायमेंशन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगर 3 डायमेंशनल रूप में आपको देखना है तो उसके लिए आप ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरे पृथ्वी का एक प्रतिमान कह लीजिए, एक मॉडल होता है जिसपे आप अलग अलग देश को भी देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब आपका 3D होता है, और जबकि आपका जो ये मैप होता है, जो मानचित्र होता है, वो 2D होता है। तो उम्मीद करता हूँ मानचित्र और ग्लोब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, और टीचिंग में कैसे ये आपको हेल्प करती है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि मानचित्र ग्लोब क्या है और कैसे इसका टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं। और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगली स्लाइड में जो अगला हमारा दृश्य साधन है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो दृश्य साधन हमारा है वो है आपका प्रतिमान या मॉडल है, जिसके बारे में मैंने माइंड मैप में आपको बताया था। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल जो है कोई भी रियलिस्टिक जो वस्तु जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसे जब आप रियल में छात्रों को या विद्यार्थियों को नहीं दिखा सकते हैं तो उस कंडीशन में आप प्रतिमान का इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे मिलता जुलता एक प्रतिमान होता है, एक मॉडल होता है जो वैसा ही दिखता है और टीचिंग के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जब किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है तब विद्यार्थियों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया और एक बार मैं यहाँ पर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म को कह लीजिए नहीं ला सकते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पूरे पृथ्वी को जो है क्लासरूम में नहीं ला सकते, इसलिए उसका एक प्रतिमान, एक मॉडल जो है हम क्लासरूम में रखकर इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ भी एक्सप्लेन करना होता है उसके बारे में बताना होता है उस मॉडल के थ्रू हम बताते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष वस्तु का उपयोग संभव नहीं होता है उस स्थिति में जो है हम प्रतिमान या मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं जैसी होनी चाहिए जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र बन सके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्रतिमान, ये जो मॉडल्स होते हैं वो जो ओरिजिनल जो वस्तु होती है उससे काफ़ी हद तक मेल खानी चाहिए ताकि जो है ज़्यादा अंतर न लगे छात्रों को, ताकि ओरिजिनल इमेज जो है उनके दिमाग में बन सके इस मॉडल्स या प्रतिमान के थ्रू छात्रों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये मॉडल्स आखिर कैसे टीचिंग में इस्तेमाल होता है। अभी मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षकों को अलग अलग प्रकार के पौधे, पत्तियों और फूल के प्रतिमान तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं के भांति प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखिए इंसानों का तो मैंने यहाँ पर मॉडल रख रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो तथ्य होते हैं, जैसे आप बॉटनी में जाओगे तो बॉटनी में पेड़ पौधों से रिलेटेड आप मॉडल ले सकते हैं, ज्योग्राफी में ग्लोब है आपका, तो अलग अलग जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ पर मॉडल्स आप देख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल में बायोलॉजी का एक मॉडल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस मॉडल के थ्रू अगर कोई शिक्षक है तो वो इन सब मतलब इन पूरे पार्ट्स जो बॉडी के ऑर्गन्स है इनके बारे में इंफॉर्मेशन इन मॉडल के थ्रू दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा
इस पिक्चर्स में कि यहाँ पर फुल बॉडी का पूरा मॉडल है, ये 3D मॉडल्स है। आपको 2 डायमेंशन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये 3D मॉडल है। ये इसका तीनों व्यू होता है, साइड, फ्रंट और टॉप। 3D में क्या होता है, साइड, फ्रंट और टॉप, ये 3 व्यू एक टाइम पे आप देख सकते हैं, इसीलिए वो 3D होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पूरे फिजिकल बॉडी के बारे में, मसल्स के बारे में बताना, तो आप इस मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्केलेटन के बारे में या पूरे बॉडी का जो आपका हड्डियों का ढांचा है, कौन सी हड्डी कहाँ पर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है क्लासरूम में, तो आप पूरे बॉडी का ये जो स्केलेटन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स के बारे में, लंग्स के बारे में या लिवर के बारे में आपको बताना है, तो ये आपका जो मॉडल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खोपड़ी का जो ब्रेन है किस प्रकार से ऊपर से है, तो इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट के बारे में आपको बताना, तो हार्ट का मॉडल आपको 3D में मिलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जो आंख आपकी होती है उसके बारे में बताना है, तो ये भी आप मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन का यहाँ पर मॉडल देख सकते हैं, दांतों का मॉडल है, फिर उसके बाद से हैंड है, फिर ईयर्स का मॉडल है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कई सारे मॉडल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे ही आप ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ब्रेन में किसी भी पार्ट्स के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आंखों के इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इन मॉडल्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि प्रतिमान या मॉडल्स का इस्तेमाल टीचिंग में कैसे होता है, एक शिक्षक को ये कैसे हेल्प करती है टीचिंग में। अगर वो तथ्यात्मक या थ्योरी वाले पार्ट्स को बताता है, लेकिन देन उसके बाद तुरंत उसके मॉडल्स के थ्रू उन थ्योरी को क्लियर करने का प्रयास करता है, या कुछ टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करता है, तो वहां पर अगर मॉडल का इस्तेमाल करता है तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए, और एक विजुअलाइज इमेज उनके माइंड में बनेगी उसके थ्रू कि आंख के बारे में ये वाला पार्ट्स का ये नाम है। ऐसे होता है ना, जब हम किसी चित्र को देखते हैं या किसी वीडियो को, तो हमारे दिमाग में उसकी छवि जो है लंबे समय तक रहती है। जैसे कि आप एक मूवी के सीन को कभी नहीं भूलोगे, लेकिन अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तथ्यों को, तो आप आज पढ़े कल भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक इमेज नहीं बन पाती। इसीलिए जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर आप याद कर रहे हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आप माइंड मैप क्रिएट करिए, उसको विजुलाइज फॉर्म में समझने का प्रयास करिए। उस तरीके से लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रतिमान और मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन सब कुछ अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। आइए अगले जो दृश्य साधन हमारा है उसको अगली स्लाइड में देखते हैं। अगला जो हमारा दृश्य साधन है वो है आपका स्लाइड्स। जैसा कि मैंने माइंड मैप में इसको बताया था, स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप, इंग्लिश में भी इसको स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप बोलते हैं। ये भी आपका दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। टीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि स्लाइड्स तथा फिल्म स्ट्रिप की सहायता से छात्र प्रत्येक चीज़ को बड़े आकार में पर्दे पर दिखाया जाता है। अब देखिए, फिल्म स्ट्रिप की बात हो रही है, तो ये एक प्रोजेक्टर आपका होता है बेसिकली, और इस प्रोजेक्टर के माध्यम से अगर कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपको फिगर दिखाना है, कोई भी चित्र दिखाना है, तो आप इसे जो पूरा प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े आकार में इसे दिखा सकते हैं, और एक एक पार्ट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन छात्रों को दे सकते हैं। कोचिंग्स में भी पहले बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, इसका प्रारूप इस समय बदल चुका है, और प्रोफेसर के द्वारा जो है कॉलेज में जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। स्लाइड के रूप में सारा कुछ आता है, और सारा जो भी कुछ उसमें फिगर्स होता है, तथ्य होता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस फिल्म स्ट्रिप या स्लाइड फिल्म स्ट्रिप का इस्तेमाल किस प्रकार से टीचिंग में होता है, कैसे ये टीचिंग को हेल्प करती है। इसके बाद से मैंने बताया कि यांत्रिक उपकरण के माध्यम से एक परिस्थिति को जिन चित्रों के सहारे प्रदर्शित किया जाता है वह स्लाइड्स होती हैं। अब जैसे कि आप एक स्लाइड्स यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे कि मैं हर एक स्लाइड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस स्लाइड में आपको ये चीज़ मिलने वाला है, इस स्लाइड में आप इस तथ्य के बारे में जानने होंगे। तो इस स्लाइड को मैंने पहले तैयार कर रखा है, मैंने टाइप करके, और इस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिगर्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फिगर्स के बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे जो है दृश्य सहायक सामग्री काम करती है। तो उसी प्रकार से प्रोजेक्टर का पहले इस्तेमाल होता था। प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो आपका ये प्रोजेक्टर का ही पूरा प्रारूप है, ठीक है। आप देख सकते हैं पुराना मॉडल है, वर्तमान में आप जब इसको सर्च करोगे गूगल पे तो आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि स्लाइड्स छोटे आकार की फोटो, नेगेटिव, रील तथा कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं,
जिन्हें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो निगेटिव पहले आप देखते थे, पहले फोटो जब आप शूट करवाते थे पहले, बहुत समय पहले, तो उस समय आपको निगेटिव भी आपको मिलता था। वो निगेटिव जिसमें आप ब्लैक कलर का पूरा आपको फिगर अपना दिखता था, उसी प्रकार का ये आपको निगेटिव ऐसे अंदर रहता है और उस पर प्रकाश जाता है और आपको वो बड़े रूप में दिखाई देता है पर्दे पे और सारा कुछ आप एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। वर्तमान समय में और भी कई आधुनिक आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल जाएंगे जिससे आप टीचिंग करते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका आता है जो सर के ऊपर लगा होता है और सारा जो है आपके ब्लैक बोर्ड पे सारा कुछ वो पर्दे पे प्रदर्शित होता है, जो भी कुछ आपका इन्फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप जो दृश्य सहायक सामग्री है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहता है कंटेंट को ज़्यादा बेहतर से बेहतर अच्छा बनाया जाए, तो जब अपना फीडबैक आप देंगे तभी मैं इसे और भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आइए अगली स्लाइड में जो अगला हमारा दृश्य सहायक सामग्री है उसे देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम जो है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत ग्राफ्स का देखेंगे। ग्राफ्स क्या होता है और ग्राफ्स को कैसे टीचिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ्स आप सभी ने देखा होगा और बहुत सारे जितने आंकड़े होते हैं उनको ग्राफ्स के माध्यम से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है या ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है सभी आंकड़ों को। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, जो डेटा आपका होता है, ऐसे डेटा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा किसी को। जब आप ग्राफ का इस्तेमाल करके उन डेटा को शो करते हैं तो थोड़ा समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, किसी को भी, विद्यार्थी को या किसी को भी। अगर किसी संबंध में कोई डेटा दिया गया है ग्राफ के माध्यम से तो वो समझ सकता है। देखिए, मैंने एक ग्राफ्स भी यहाँ पर लगा रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप ग्राफ्स को समझते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रेखा आलेख, लाइन ग्राफ होता है आपका, और उसके बाद से दंड आरेख होता है आपका, वृत्त आरेख होता है जो सर्कल टाइप में होता है। अगर आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि इसमें का कितना भाग कौन सा यूज हो रहा है, कितना ज़मीन जो है खाली पड़ा है, कितना पर, इस तरीके से इसका आप इस्तेमाल होता है। चित्रात्मक आरेख होता है आपका। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के आपके ग्राफ होते हैं। तो एक ग्राफ मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एजुकेशन से रिलेटेड आपका एक ग्राफ है। एक तरफ यहाँ पर मेल लिखा गया है और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं फीमेल है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये फुल टाइम एजुकेशन करने वाले विद्यार्थी हैं, और रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो आपका पार्ट टाइम एजुकेशन करने वाले विद्यार्थी हैं। और नीचे आप देखेंगे ये आपका सन दिया गया 1970 से 71 के बीच में जो है फुल टाइम एजुकेशन करने वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग 1000 हैं, और पार्ट टाइम एजुकेशन करने वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग आपके 100 के आसपास हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यानी कि 0 से 200 के बीच में 200 का आंकड़ा है, तो यानी आधा अगर यहाँ पर जाएगा तो ये आपका 100 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से कितना आसानी से जो है आप डेटा को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, डेटा को प्रदर्शित कर पा रहे हो, जिससे सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे डेटा बताते हैं कि नहीं 1970-71 के बीच में जो है इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, इतने बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ही आप ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे सारा कुछ अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ का इस्तेमाल टीचिंग में कैसे होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो सांख्यिकी या आंकड़े होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफ का इस्तेमाल होता है टीचिंग में, और उन डेटा को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है जब ग्राफ का इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि ग्राफ्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला जो हमारा दृश्य सहायक सामग्री है वो है आपका चित्र एवं रेखा चित्र, जिसको इंग्लिश में पिक्चर एंड लाइन ड्राइंग भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इसका जो तथ्य है या डेटा है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब वो चीज़ें हमें दिखाई देती है। अब जैसे एक गाड़ी के बारे में, जैसे कि आप इमेज ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर इस गाड़ी को बनाने के संदर्भ में बात किया जाए तो एक पूरा प्रत्यक्ष रूप से एक गाड़ी का पूरा इमेज यहाँ पर दिख रहा है। अब ये गाड़ी कैसे पूरे तरीके से आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए 2 पहिया यहाँ पर बनाया गया, फिर 2 पहिए के बाद एक लाइन खींची गई, 2 लाइन के बीच के बाद इस तरीके से जो इसका आगे का डिजाइन है वो बनाया गया, फिर इस तरीके से स्टेप बाय आप इस बड़े गाड़ी के प्रारूप तक पहुँच सकते हैं। तो इसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और देखिए इसमें मैंने बताया कि इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है, और एक कक्षा में मौखिक वर्णन का
पूरक बन जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली किन किन सेक्टर में जो है आप चित्र एवं रेखा चित्र या पिक्चर एंड लाइन ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग के अंतर्गत। स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को जो है चित्र एवं रेखा चित्रों के माध्यम से बताया जा सकता है। और इस जो है सहायक सामग्री का इस्तेमाल ड्राइंग सब्जेक्ट में जो है ज़्यादातर टीचर कर सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है, चित्र एवं रेखा चित्र या पिक्चर एंड लाइन ड्राइंग। तो जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो आपके दृश्य सहायक सामग्री थे उनके बारे में मैंने ऊपर बताया, और जो भी और भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लग सकते हैं उन सबको मैंने मेंशन किया है, सबको बताता हुआ चलूँगा। कुछ भी यहाँ पर छोड़ने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं बताऊँगा। आइए अगली सहायक सामग्री को देखते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दो आपके जो दृश्य सहायक सामग्री हैं दोनों को मैंने एक ही स्लाइड में रख रखा है और इसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका है पत्र पत्रिकाएं, जिसको इंग्लिश में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन भी कहते हैं। तो इसका टीचिंग में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हेल्प करती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठतर ढंग से समझाया जा सकता है। और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना जो है सभी चाहते हैं, सभी पढ़ते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं, टीचर्स भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई देगा पत्रिकाओं में और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मन क्या है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जो है पत्र पत्रिकाओं में इन्फॉर्मेशन डेली छपते रहते हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे ये इस्तेमाल होता है ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठतर ढंग यानी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है पत्र पत्रिकाओं के द्वारा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं फ्लैश कार्ड के बारे में। फ्लैश कार्ड से जो है टीचिंग में कैसे हेल्प मिलती है। और देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को छात्रों को या विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाते वक्त जो है आपने जो कुछ भी है बता दिया और उनको समझ में नहीं आया, तो जैसे कि आप प्लेनेट के बारे में, जैसे कि फ्लैश कार्ड मैंने यहाँ पर लगा रखा है प्लेनेट के बारे में, आप सारे प्लेनेट के नाम के संदर्भ में बच्चों को बता रहे हैं। ज़्यादातर ये निचली कक्षाओं में इसका इस्तेमाल होता है इस प्रकार के साधन का। तो उसमें क्या करते हैं, क्या फ्लैश कार्ड आता है जिसपे सारे प्लेनेट का फिगर बना होगा, फिर उसका नाम लिखा होगा। ये अलग अलग चीज़ें, जैसे फ्रूट्स के अलग अलग इन्फॉर्मेशन से, कोई लीडर से रिलेटेड फ्लैश कार्ड होगा 10 लोगों का, तो इस तरीके से एक एक फ्लैश कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं, उसको पिक्चर हमें दिखाई देती है, फिर नीचे इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो ये फ्लैश कार्ड आपका होता है, कार्ड्स की तरह होता है एक, और हर कार्ड पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन होता है और उससे रिलेटेड जो है पिक्चर्स लगा होता है, और इस तरीके से आप उस सारी जो तथ्यों को है आप याद कर लेते हैं नाम्स को और पिक्चर के थ्रू। तो आई होप कि फ्लैश कार्ड कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे बच्चे इससे सीखते हैं, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा लास्ट दृश्य साधन था। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, और मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया कि जो दृश्य साधन है, जो आपके वीडियो एड्स हैं, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पर भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट करता हूँ कि बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से क्लियर करूँ, और नहीं भी होता है तो मैं उसके लिए और भी प्रयास करता हूँ कि और भी बेहतर ढंग से बताया जाए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और पूरे वीडियो के दौरान आपको कोई भी तथ्य नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक या टर्म में आपको एरर या गलती लगती है, तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि वीडियो का पूरा जो आपने वॉच किया है, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से वॉच किया, उसके बाद से आप क्या निष्कर्ष आपको मिलता है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ कमी है, वीडियो को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस बारे में फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक आप देंगे तो कंटेंट को और भी इम्प्रूव करने का मैं प्रयास करूँगा। और लगे कि ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छा लगा, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप एक लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस एक अप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन बना रहता है अंदर से कि चलो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इस कार्य को जारी रखें। तो ये लाइक के थ्रू पता चलता है। लाइक करने का मतलब काम अच्छा लगा। डिसलाइक भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो कमी है उसको बता के आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं ये समस्या है, इसके वजह से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपको निर्णय स्वतंत्र रूप से आप ले सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है तो आप उसको बता सकते हैं, ये चीज़ अगर उसमें गलत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे हेल्प मिली, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसे
देखने के बाद जो है सारा उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये घंटी का जो निशान है बेल आइकन का, उसे आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो इस चैनल पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं कि हर कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो। तो नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बाद से ये बेल आइकन जब प्रेस कर लेंगे तभी आपको हर वीडियो की अपडेट मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।